आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से किया जाता है और उसका पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। इसका छोटा सा एक निगमन भी करेंगे कि कैसे पार्श्विक विस्थापन का सूत्र आएगा बच्चों। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे स्कूल में ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आप एनसीईआरटी का बुक उठाकर देखोगे तो आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला जो आज यहाँ पे मैं आपको डिराइव करके दूंगा, उस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, या फिर आपको ज़्यादा नंबर का न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। बहुत आसान सा होगा। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये थ्योरी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये थ्योरी आपको ऐसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए पहले मुझे ये दिखाना ही पड़ा। नहीं आप सोचोगे सर इसकी थ्योरी हम कैसे लिखेंगे, तो ये थ्योरी आपको बिल्कुल अभी समझ में आएगी। हेडिंग होगी कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन किस प्रकार से होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम आपको अभी दिखाने वाले हैं बच्चों। तो चलिए फिर हम एक काम करते हैं, एक नए पेज पे जाते हैं और कुछ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कांच का स्लैब लेंगे। कांच का स्लैब मतलब कांच का एक गुटका लेंगे, ठीक है। वो हम कुछ इस प्रकार से कांच का एक गुटका हम लोगों ने ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये कांच का गुटका लेने के बाद हमने एक प्रकाश की किरण ली। मान लीजिए कि वो हमारी प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी एक प्रकाश की किरण है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये ऊपर है वायु, ये है बच्चों कांच। तो हम यहां लिख देते हैं कि यहां पे क्या है, वायु है। और बच्चों ये कांच का गुटका है, तो हमने यहां लिख दिया कि ये हमारा कांच है। और नीचे हमको फिर से क्या मिल जाएगी, वायु मिल जाएगी। अब आपको पता है कि अगर ये हमारा एक कांच का गुटका है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा एक अभिलंब भी होगा। तो मान लिया कि हमने ये हमारा क्या है, अभिलंब है। इस अभिलंब को आप देख रहे होंगे कि सर ने नीचे तक खींच दिया है। इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा कि क्यों ऐसा हमने किया है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रकाश की किरण जो ये हमारी आ रही थी, ये हमारी प्रकाश की किरण कौन सी थी, ये प्रकाश की किरण थी हमारी आपतित प्रकाश की किरण, जो कि अभिलंब के साथ एक कोण बना रही थी, जो कि बच्चों कोण हमारा क्या हो गया, आपतन कोण। इसका मैंने नाम दे दिया कि भाई ये हमारी प्रकाश की किरण P है, और ये जो पॉइंट है जहां पे आके मिलती है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि हमारा पॉइंट कौन सा है, Q है। अब ये वायु से अगर बच्चों कांच में आ रही है तो इसका मतलब है ये प्रकाश की किरण ऐसे झुकनी चाहिए। अब मैंने इस प्रकाश की किरण को यहां से झुका दिया। अब आप देखेंगे कि इसको फिर से एक यहां पे अभिलंब मिल जाएगा, और यहां से हमने एक फिर से क्या बना दिया है, अभिलंब। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। वायु से कांच में जा रही है, झुक जाएगी। अब फिर से जरा ध्यान से देखो, यहां पे एक कोण बनेगा और इस कोण को हम बोलेंगे R। ये हमारा एक कोण होगा, और प्यारे बच्चों इस कोण का नाम होगा अपवर्तन कोण, ठीक है। तो इतना समझ, ये वीडियो काफी छोटा सा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगला वीडियो जो आने वाला है वो भी छोटा ही होगा, लेकिन हम कंटिन्यू वीडियो देने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। तो आज ये वीडियो आएगा, फिर मंडे को फिर से वीडियो आने वाला है, ठीक। तो चलिए फिर आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो बच्चों कांच है, इसको फिर से एक अभिलंब मिलेगा, है ना, और ये फिर से यहाँ पे एक कोण बनाएगा। हमने मान लिया कि यहाँ पे एक फिर से इसने कोण बनाया, और इस कोण का नाम हो गया I। और बच्चों इस बार I डैश, ये हमने इसका नाम दे दिया I डैश, ठीक है। दिखाई भी दे रहा होगा आपको। अब देखो क्या है, इसका I दिया, इसका I डैश दिया। अब ये प्रकाश की किरण बाहर आ रही है कुछ इस प्रकार से। ये मान लीजिए कि हमारी ये प्रकाश की किरण इस तरीके से बाहर आ रही है, ऐसे हमने मान लिया कि ये प्रकाश की किरण ऐसे बाहर आ रही है। अब यहां पे एक फिर से ये कोण बनेगा, और इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, R कोण बोलेंगे। और ये R है तो ये हमने बता दिया कि भाई ये R डैश है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, इसी R डैश के कोण को हम लोग E से भी कभी कभी लिख देते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको E भी दिखाई दिया, लिखा हुआ दिखाई दिया दे दिया जाएगा। तो ये इमर्जेंट एंगल कहलाता है ना। इसको हम लोग इमर्जेंट एंगल कहते हैं, इसीलिए इमर्जेंट एंगल मतलब निर्गत कोण इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। काफी सिंपल सा था, समझ में आ गया। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका कुछ थोड़ा नामकरण करते हैं, PQ। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया कि मान लीजिए हमारे पास R है और ये हमारे पास S है बच्चों, ठीक है, PQRS, ठीक। अब देखो
ये m है, ये हमने इसका जो नाम दिया है, ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारा m है, n है, ओके, इसको हमने n नाम दिया है। और इसके बाद मान लीजिए कि ये n है और ये m है और ये m डैश है, ठीक है, ये n हो गया, ये m और ये m डैश हो गया। वैसे ही ये हमने मान लिया कि यहाँ पे ये n है, तो ये हमने मान लिया कि भाई ये n डैश है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छी तरीके से आ गई होगी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। एक प्रकाश की किरण PQ इस कांच के स्लैब जिसका नाम है A, B, C और D, इस कांच के स्लैब A, B, C, D पर आपतित होती है प्रकाश की किरण PQ। क्योंकि ये वायु से कांच में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है और QR दिशा में चली जाती है। उसके बाद CD पृष्ठ से ये बाहर निकलती है, क्योंकि जब कांच से वायु में जाएगी तो इसका मतलब है सघन से विरल में जाएगी और ये बाहर निकलेगी और एक कोण बनाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं R डैश। इसे निर्गत कोण भी कहा जाता है और इसे हम R डैश या E दोनों कह सकते हैं, ठीक है, तो इसको दोनों भी कहा जा सकता है। इस तरीके से ये हमारा पूरा जो है वो सिस्टम तैयार हो चुका है। उम्मीद है ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं, लेकिन देखा ये जाता है कि जब ये प्रकाश की किरण जो हमारी PQ है, अगर इसको मैं सीधे लेकर आता, कुछ ऐसे लेकर आता, रेड कलर से ही बनाता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लेकर आता सीधे तो ये कुछ ऐसे जाती, ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जाती बच्चों। और उसके बाद ये जो प्रकाश की किरण है, जब आपको प्रैक्टिकली ये देखा गया तो पता चला कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, समांतर हैं। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि ये जो प्रकाश की किरण PQ थी, अगर ये सीधे ऐसे ही जाती तो ये ऐसे जाती, और ये जो ऐसे जा रही है ये आने के बाद इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब दोनों आपस में यहाँ पे समांतर हो जाएंगी। तो अगर हम ध्यान से समझें तो मुझे ये पता चलता है कि भाई जब कांच से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती है तो इसका मतलब वो अपने मार्ग से विस्थापित हो जाती है। लेकिन अगर ये PQ किरण सीधे जाती तो उसके समांतर ही ये जाती। इसका मतलब यहाँ दूरी बराबर है, यहाँ दूरी बराबर है, यहाँ दूरी बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई ये जो हमारी दूरी है जो कि हमारी लंबवत नापी जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनेगा और इसका मान लो हमने नाम दे दिया कि भाई O, इस तरीके से नाम दे दिया। तो ये जो हमने ग्रीन कलर की लाइन बना दी है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन। अब हम इसको समझ लिए हैं, डेरिवेशन अभी करके दिखाएंगे, पहले इस थ्योरी को समझ लेते हैं, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम दूसरी तरफ जाते हैं, इधर से पढ़ के बताते हैं। एक आयताकार कांच की स्लैब ABCD लेते हैं। तो हमने एक आयताकार कांच की स्लैब ABCD ले ली। इसके बाद हमने किरण PQ कांच की पट्टिका AB पर आपतित होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपतित हो गई है। इसके बाद फिर हमने लिखा कि यह अभिलंब N डैश की ओर झुक जाती है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये देखो इसकी ओर ये अभिलंब है, इसकी ओर ये झुक गई है। फिर उसके बाद एक एक लाइन मैच करो, अर्थात अपवर्तित होती है। अब यह किरण अपवर्तित किरण कांच की पट्टिका फलक CD पर आपतित होती है। ध्यान से देखिए, ये CD पे आपतित हो गई, ठीक। इसके बाद फिर आगे देखिए, और RS किरण के रूप में निर्गत होती है, अर्थात बाहर निकल जाती है। आपतित किरण PQ व निर्गत किरण RS की दिशा में कोई अंतर नहीं है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो भाई जिस दिशा में ये जा रही है उसी दिशा में ये जा रही है, क्योंकि अगर ट्रेन की दो पटरियां एक दूसरे के समांतर है तो इसका मतलब वो भी उसी दिशा में जा रही है, ये भी एक दिशा में जा रही है। अगर ये समांतर नहीं होती तो ये उधर जाती है, उधर जाती, ठीक। तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। इसके बाद हमने लिखा कि भाई क्योंकि फलकों AB व CD पर प्रकाश के मुड़ने का परिमाण क्या है, समान है। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि जितना यहाँ मुड़ता है उतना ही यहाँ मुड़ता है। तो इतना जब ऐसे मुड़े थे और उतना ही ऐसे मुड़ गए। हम कह सकते हैं कि भाई ये जो एंगल बन रहा था और ये एंगल बन रहा था आपस में बराबर है, ये भी हम कह सकते हैं भाई, क्योंकि जितना इधर मुड़ रहे थे उतना ये इधर मुड़ गए। बोलो समझ में आ रही बात। या हम ये भी बात बोल सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल जो होगा जितना, उतना ही ये वाला एंगल होगा भाई, क्योंकि देखो सीधी रेखा है, भी सीधी रेखा ऐसे काट के जा रहा है। बस फिलहाल हमारा उनसे कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, दिमाग वहां बिल्कुल भी मत लगाना। वापस आते हैं। अब उसके बाद किरण अपने पथ, ये बात फिर से समझ लो कि परिमाण समान है और विपरीत है, ये भी समझ लो। विपरीत मतलब
ऐसे आ रही थी, ऐसे मुड़ती है, तो ये इधर को मुड़ रही है और ये इधर को मुड़ रही है, लेकिन जितना मुड़ती हैं वो बराबर है। और उसके बाद ये उन्होंने बता दिया कि जितना मुड़ती हैं वो बराबर है, साथ ही साथ दिशा लेकिन विपरीत है। तो इसलिए परिमाण तो समान है लेकिन उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। आगे पढ़ो, किरण अपने पथ से थोड़ा विस्थापित हो जाती है। खुद ही देख लो, किरण ये आना थे ऐसे, ये विस्थापित हो गई, और जिसे हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और यही हमारा क्या है, डी। इस प्रकार कांच की स्लैब, स्लैब को हम गुटका कहते हैं, कांच की स्लैब अर्थात गुटके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये कहानी थी, ये स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप लोग, है ना, आपके काम आएगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख लेना, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात हो चुकी है, आगे समझते हैं। अब इसका एक डेरिवेशन करते हैं, ठीक, अच्छे से समझना। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मुझे ऐसा डेरिवेशन करना है कि ये डी इसमें आ जाए और जितना ये कांच होगा इस कांच की मोटाई आ जाए। इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए कि भाई ये कांच कितना मोटा है, इसकी थिकनेस कितनी है, वो आ जाए। ये दो चीज़ें आ जानी चाहिए और इसको हमने मान लिया कि भाई टी है। बात समझ में आ गई? तो हमने यहां लिख दिया कि माना कांच के गुटके की मोटाई टी है। ठीक है बच्चों, हमने इसको मान लिया कि कांच के गुटके की मोटाई क्या है, टी। यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग यहां लिखेंगे कि त्रिभुज क्यू एन डैश आर। तो मैंने लिख दिया क्यू या एन डैश से शुरू कर लेते हैं, एन डैश क्यू और आर में अगर हम ध्यान से देखें तो हम इस आर का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो हम लिख दिए कॉस आर। अब आप सोच रहे होंगे सर कॉस ही क्यों, साइन क्यों नहीं, हम आपको वजह बताएंगे अभी। देखो हमने आपसे कहा ना कि हम क्या चाहते हैं, हम ये वाली लाइन चाहते हैं, ये वाली। तो ये कब आएगी, जब आर के, भाई आर है इसके सामने लंब है, तो लंब हमें चाहिए नहीं, हमें ये वाली लाइन चाहिए, है ना। तो हम आधार लेंगे, इसीलिए हम कॉस लेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ना। या आपको अगर ज़्यादा समस्या हो तो इसके लिए सर जी त्रिभुज वाला एक गेम खेलते हैं, सारे बच्चों को ये बात पता ही है, वो गेम भी आपको खिला देते हैं। देख लो, ये हमारा क्यू है, ये हमारा एन डैश है और ये हमारा आर है। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये कोण हमारा आर है। ऐसे बना लिया करो तो समझ में आएगा फिर। तो क्यू कॉस आर, ये हम लिख सकते हैं आर के लिए भाई कि ये हमारा क्यू एन डैश, क्यू और एन डैश, और उसके बाद हम लिख सकते हैं भाई कर्ण क्या है हमारा, क्यू आर। ठीक, अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं और क्यू एन का इसकी जो वैल्यू है जो कि है टी, तो ये हो गया टी और कॉस आर हम नीचे ले आए। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? इसे हम लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। कुछ नहीं किया, क्यू एन डैश की वैल्यू रख दी, क्यू आर को वहाँ भेजा, इसको नीचे। अब आपके मन में आएगा सर क्यू आर ही क्यों निकाला, उसका भी जवाब तुम्हें मिल जाएगा। ये लाइन बड़ी क्यों खींची थी, जवाब मिल गया, क्योंकि हम चाहते थे त्रिभुज बन जाए। ठीक, अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एक और ऐसा लेते हैं जिसमें डी आ जाए। तो देखो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल आर बन रहा है इतना, ये वाला एंगल आर बन रहा है, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, आई बन रहा है। ठीक, और ये एक लाइन ऊपर से आ रही है एन और एन डैश, ये आ रही है, और ये वाली लाइन काट के ऐसे जा रही है। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक, ये P है और हमने मान लिया कि ये मान लो बच्चों X है। ठीक, ये PX ऐसे काट के जा रही है। यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ भी अगर देखें तो I बन रहा है और यहाँ भी देखें तो हमारा I बन रहा है, लेकिन ये बीच से कोई एक ये वाली लाइन और भी काट के जा रही है और ये वाला कोण हमारा R बन रहा है। ज़्यादा खिचड़ी पक गई, खिचड़ी ज़्यादा पक गई, रुक जाओ कलर बदलते हैं। ध्यान से देखो, ये बीच में ऐसे काट के जा रहा है। ठीक, और ये वाला कोण हमको पता है कि आर है। इसका मतलब मैं अगर आई में ये वाला कोण घटा दूं तो ये वाला कोण हमको पता चल जाएगा। फिर से समझो, इस पूरे कोण में से अगर मैं ये वाला कोण घटा दूं तो मुझे ये वाला कोण पता चल जाएगा। इसका मतलब मैं इस पूरे आई में से ये पूरा आर वाला घटा दूं तो मुझे ये वाला कोण पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं? और ये कोण कितना होगा, हमने मान लिया कि भाई ये आई माइनस आर होगा कि नहीं? बोलो, आसानी से समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि सर त्रिभुज क्यू
ओ आर, है ना, ओ क्यू आर भी कर सकते हो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं। अब मैं क्या लूंगा, साइन या फिर कॉस। इसके सामने लंब है तो मैं क्या लूंगा, साइन। मुझे लंब चाहिए, साइन आई माइनस आर, बहुत आसान है, ठीक। और इसके सामने लंब है, कौन है, आर ओ, या हम ओ आर कर सकते हैं। और कण कौन है, आर क्यू, ठीक। अब हम ओ आर की वैल्यू करते हैं जो कि है डी, है ना, इसकी मोटाई, ये विस्थापन हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी थ्योरी में लिख लिया है, पार्श्विक विस्थापन। ओके, चलो अभी हमारा हो गया साइन, साइन आई माइनस आर, ठीक। और यहां से हमारा हो गया आर क्यू, या हम इसको क्यू आर भी कह सकते हैं, ठीक। और ये हो गया हमारा क्यू आर। तो क्यू आर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी क्यू आर ही लिखा मैंने, और ये डी अपॉन हो गया हमारे पास साइन आई माइनस आर। बस निगमन हो गया खत्म। ये हमारा हो गया सेकंड नंबर इक्वेशन, ठीक। आ गई बात समझ में। अब समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो। ये क्यू आर बराबर है, तो ये पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। नए पेज पे जाते हैं, नए पेज पे गए और हमने लिखा कि भाई टी अपॉन, हम लिख सकते हैं कॉस आर, और हम लिख सकते हैं डी अपॉन साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, ठीक है। बिल्कुल हम ये लिख सकते हैं कि भाई अगर क्यू आर है तो ये होगा डी और साइन आई माइनस आर, ये समीकरण नंबर 2। और इस तरीके से क्यू आर टी और कॉस आर। आ गया समझ में। चलिए आगे आते हैं और इधर जाते हैं, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से इसको, ये हमारे पास टी हो गया, यहाँ से डी का वैल्यू निकालते हैं। डी बराबर आएगा टी डॉट साइन, टी डॉट साइन, और इसके बाद आई माइनस आर, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कॉस आर बटे में आएगा, ठीक है। कॉस आर हमारा बटे में आएगा। बोलो यहाँ तक क्या आप लोगों को आया समझ में ये? इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। आपका यही वाला जो है एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करके मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मान लो बाई चांस अगर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा छोटे हो, क्या बहुत ज़्यादा छोटे हो, ये जो कोण बन रहे हैं भाई, आई का मान अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ये कांच का गुटका बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई ये कोण तो बहुत ही छोटा बनेगा, ये वाला कोण बहुत छोटा बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं यहाँ लिखूँगा कि यदि आपतन कोण आई का मान बहुत छोटा हो, भाई अगर आपतन कोण छोटा होगा तो अपवर्तन भी होगा, है ना, बहुत छोटे छोटे कोण हो। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि भाई साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू आई माइनस आर, और कॉस जो आर होगा उसकी जगह पे मैं आर नहीं लिखूंगा, 1 लिखूंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमेशा ये सोचते होंगे कि भाई साइन का तो हटा देते हैं, कॉस का काहे नहीं हटाते हैं यार, मन में एक सवाल आया होगा। अब सुन लो मेरी कहानी छोटी सी बच्चों, साइन अगर 0 की वैल्यू निकालोगे तो 0 ही आएगी, लेकिन कॉस अगर 0 की डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो मैक्सिमम 1 आएगी। तो कॉस में मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो कम एंगल के लिए मैक्सिमम 1 होती है। तो कितना भी कम होगा, सबसे कम होगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 आएगा, समझ गए। लेकिन उसका वैल्यू 0 ही आएगा, इसीलिए ये हटा देते हैं साइन, ये लिख देते हैं। ऐसा ही tan में होता है। अगर मैं कहूँ कि tan अल्फा कोई भी कोण हो जाए तो tan अल्फा मतलब आप अल्फा लिख सकते हो। ये तीनों बातें याद कर लो, ये तीनों चीज़ें याद कर लो कि अगर साइन अल्फा होगा तो हम अल्फा कर सकते हैं, अगर कॉस अल्फा होगा मिनिमम कोण होगा तो हम 1 ही लिखेंगे, लेकिन अगर tan होगा तो भी हम अल्फा ही कर देंगे। नोट कर लेना, वो काम आएगा, ठीक। और ये हमारा 1 हो गया, क्योंकि कॉस में सबसे छोटा एंगल 0 और उसकी वैल्यू 1। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा d इज इक्वल टू टी डॉट साइन, साइन तो खत्म, और फिर हो जाएगा हमारे पास i माइनस आर, और नीचे हो जाएगा 1। तो यहाँ से आएगा d इज इक्वल टू टी और i माइनस आर। देखो अब ये जो फॉर्मूला है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ये हमारा विस्थापन है जब कोण के मान दिए गए हों भाई i और r। लेकिन अगर मुझे इनको हटाने हों तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, ठीक। इसे के आगे हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई
साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, अपवर्तनांक। ये बात तो हम जानते ही हैं भाई, साइन आई बटे साइन आर और अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक किसका है, जब प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही थी, वायु से कांच में। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं भाई वायु से कांच में। बात क्लियर है कि नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वायु से कांच में, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो अब ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि आई बटे आर, और ये लिख सकते हैं बच्चों ये म्यू, और हम जी लिख देते हैं। अब डायरेक्ट सिंपल सा हम जी लिख देते हैं, कांच का है तो जी लिख देते हैं, एक को हटा सकते हैं, ये बताया है हमने। अब हम यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा कि भाई आर का वैल्यू निकालेंगे तो आई बटे म्यू जी। इसको नोट करना पड़ेगा यहाँ से, साइड में इसको करना। ठीक, अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। मैं इसको अभी यहाँ से उठा के, ओहो, यहाँ से इसको उठा के मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ओहो सॉरी, ठीक है, इसको उठा के यहाँ कर दिया मैंने। ठीक, देखो अब ये वैल्यू पुट करते हैं, ये हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो d इक्वल टू आएगा t, फिर उसके बाद i, और r का वैल्यू कितना है, i बटे म्यू जी। बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। अभी i कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास आई और टी हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बटे म्यू जी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन वाला सूत्र। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या तो नहीं है? आप इसके नीचे लिख लोगे यही विस्थापन का सूत्र है, और हाँ इसके आगे यहाँ लिख सकते हो यही पार्श्विक विस्थापन का सूत्र है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, फ्री मिलेगा एकदम, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो जाके सारे चैप्टर का नोट्स। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी छोटा वीडियो था, अगला वीडियो जो आएगा वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को सब कुछ शॉर्ट में निपटा दूं, है ना, तो इसलिए मैं काफ़ी अच्छे से उसको सबसे पहले टाइपिंग करना पड़ता है, तो वो टाइप हो रहा है। तो जैसे ही अभी पूरा कंप्लीट होता है मैं अगला वीडियो आप लोगों को दूंगा। फिर उसके बाद ये अपवर्तन का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 5 नंबर का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले न्यूमेरिकल करेंगे। तो 2 सेशन आएंगे, पहले एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग, दूसरा होगा आपका न्यूमेरिकल सेशन। फिर उसके बाद हम लोग 5 नंबर का डेरिवेशन, वो अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, बताऊंगा आपको कि 5 नंबर का कौन सा डेरिवेशन है, जो कि हमारे लेक्चर नंबर किस में आने वाला है, 7 में नहीं 8 में आने वाला है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहो।